हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भारती का पाठ 16 पानी की कहानी के आगे के प्रश्नों के उत्तर की पुनरावृत्ति करेंगे। आज हम लोग प्रश्न करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों कहा है। इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा है। उत्तर 3, पानी की बूंद ने हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को पूर्वज इसलिए कहा है क्योंकि दोनों की क्रिया के फलस्वरूप दोनों की क्रिया के फलस्वरूप बूंद का जन्म हुआ है। बूंद का जन्म हुआ है। बूंद में दोनों का ही मिश्रण होता है। बूंद में दोनों का ही मिश्रण होता है। अब आपका ये जो है प्रश्न हो गया। आपका चौथा प्रश्न है कि पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करें। पानी की कहानी के आधार पर प्रश्न 4, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
अपने शब्दों में कीजिए। ये आपका चौथा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे, पानी का जन्म पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। के परिणाम स्वरूप होता है। उसका अस्तित्व मिटकर ही पानी बनता है। उनका अस्तित्व मिटकर ही पानी बनता है। पहले पानी की बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। फिर वह ठोस बर्फ का रूप ले लेती है। तब उसका रूप बहुत छोटा हो जाता है। फिर समुद्र में गर्म जलधारा समुद्र में गर्म जलधारा से
भेंट होने पर से भेंट होने पर गर्म जलधारा से भेंट होने पर वह पिघलकर पानी बन जाती है। वह पिघलकर पानी बन जाती है। पिघलकर पानी बन जाती है। पहले पानी की बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, फिर वह ठोस बर्फ का रूप ले लेती है, तब उसका रूप बहुत छोटा हो जाता है। फिर समुद्र में गर्म जलधारा से भेंट होने पर वह पिघलकर पानी बन जाती है। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है। अब पांचवा प्रश्न है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को प्रश्न 5 कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद ओस की बूंद लेखक को आवृत्ति सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि लेखक को आवृत्ति सुनाते हुए वह सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। कहानी का अंत और आरंभ पढ़कर हमें मालूम होता है कहानी का अंत और आरंभ पढ़कर हमें मालूम होता है कि ओस की बूंद लेखक को आवृत्ति सुनाते हुए सुनाते हुए सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा
सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी सूर्य की गर्मी पाकर उसमें सूर्य की गर्मी पाकर उसमें उड़ने की ताकत आ जाएगी उड़ने की ताकत आ जाएगी और वह उड़ सकेगी अब ये पार्ट से का सारा प्रश्न हो गया। अब आप आगे का प्रश्न करेंगे पार्ट से आगे। जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें बताई हैं। तो इसमें आप जानते हैं कि जल जो है भाप बनकर बादल का रूप धारण कर लेता है और बादल बरसकर फिर से पानी के रूप में बदल जाता है और उसके बाद जो है यह पानी हमारे आसपास नदियों, समुद्र, झील, कुआं, तालाब आदि में विद्यमान है। यह पानी सूर्य की ऊष्मा से बाष्पीकृत होकर भाप बन जाती है और यही भाप ठंडी होकर वर्षा के रूप में पुनः धरती पर आ जाती है। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। ठीक है, अब इस पाठ से करेंगे तो इससे जो है पाठ के आगे का ये वाला प्रश्न करेंगे। इसमें जल चक्र के बारे में ही पूछा गया है, जल चक्र के बारे में करेंगे। पाठ से आगे का प्रश्न 1, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। कौन कौन सी बातें विस्तार अब इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। जल भाप बनकर बादल का रूप धारण करता है। जल भाप बनकर
बादल का रूप धारण करता है। भाप बनकर बादल का रूप धारण करता है और बादल बरसकर फिर पानी के रूप में बदल जाते हैं। और बादल बरसकर फिर पानी के रूप में बदल जाते हैं। यह पानी हमारे आसपास नदियों, समुद्र, झील, कुआं, तालाब आदि में विद्यमान रहता है। यह पानी सूर्य की ऊष्मा से वाष्पीकृत होकर भाप बन जाती है। यही भाप ठंडी होकर वर्षा के रूप में पुनः ठंडी होकर वर्षा के रूप में पुनः धरती पर आ जाती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। चलता रहता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अब इसमें जो है पाठ से अगला प्रश्न इसमें पूछा गया कि पाठ में जल चक्र के बारे में ये बातें बताई गई हैं। पहला जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पानी बनने की प्रक्रिया, और दूसरा बताया गया है कि पानी का पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा होना,
हिमखंड का टूटना तथा ऊष्मा पाकर पिघलकर पानी बनना। और उसके बाद है पानी की बूंद का सागर के गहराइयों में जाना तथा विभिन्न समुद्री जीवों को देखना। और चौथा है ज्वालामुखी के विस्फोट के रूप में बाहर आना। ये हमको अब लिखना है और अब हम लोग हेडिंग डालेंगे पाठ में जल चक्र के बारे में। पाठ में जल चक्र के बारे में ये बातें बताई गई हैं। ये बातें बताई गई हैं। पहला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने की प्रक्रिया। पानी बनने की प्रक्रिया। ये प्रश्न पहले का प्रश्न 1 का आगे का अंश है। इसमें दूसरा बताया गया है पानी का पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमना। जमना। हिमखंड का टूटना। हिमखंड का टूटना तथा ऊष्मा पाकर पिघलकर पानी बनना। तथा ऊष्मा पाकर पानी बनकर पिघलना। पानी बनकर पिघलना। और तीसरा है पानी की बूंद का सागर की गहराइयों में जाना। पानी की बूंद का सागर की गहराइयों में जाना तथा विभिन्न समुद्री जीवों को देखना। और चौथा है ज्वालामुखी के विस्फोट ज्वालामुखी के विस्फोट के रूप में बाहर आना। आदि।
ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है। इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखें। इसमें आप नदी की आत्मकथा या सागर की आत्मकथा या सड़क की आत्मकथा कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? ये प्रश्न है। समुद्र तटीय इलाकों में जल की उपस्थिति दिन में तापमान को अधिक बढ़ने नहीं देती तथा रात में तापमान को अधिक गिरने नहीं देती। इसलिए यहाँ का तापमान विशेष खुशनुमा होता है। कोलकाता में वहाँ के लोग दिसंबर के आखिर में सर्दी के ठंड के कपड़े उतने नहीं पहनते हुए दिखाई देते हैं, तो क्योंकि वो समुद्र तटीय इलाका है। अब और भी चेन्नई आदि में भी ऐसा ही है। तो इस तरह से समुद्र तटीय इलाकों में अधिक न गर्मी पड़ती है न अधिक ठंडक पड़ती है। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।